आप अपने पर लेकर समझो ना। अब जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ जो कि बहुत अंधभक्ति कर रहा है किसी भी चीज़ में या किसी भी व्यक्ति की या भगवान की, तो मैं अपने आप पर लेकर सोचता हूँ कि यार मैं भी तो ऐसे ही था एक टाइम पर। इसमें क्या होता है कि अगर आप व्रत ना करें, तो फिर आपके अपने नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे तुम तो अधर्मी अधर्मी हो गए, करने में क्या जाता है? और अगर आप उसको करने लगें, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप पूजा कर रहे हैं या रिचुअल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी कश्मीर के अंदर जो है वो एक सिंबल में सिर्फ एक भारत का जो स्टैचू लगा हुआ था, मतलब वहां हुँ, पे जो आपका एक अशोक चक्र था, हुँ। उस पे लोगों ने कह दिया साहब ये जो है ये तो सिंबल लगा हुआ है और ये तो बहुत ही हमारे धर्म के खिलाफ है। वेरी वार्म वेलकम टू अर्पित। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो रिलीजन है उसके डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं उसके, लेकिन साथ साथ में उसके बहुत सारे निगेटिव्स भी होते हैं। क्योंकि देखिए रिलीजन जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो एक इमोशनल चीज होती है, जिससे हम अपने रिलीजन से या धर्म से बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और इमोशंस जो होते हैं वो अक्सर हमें इरेशनल बना सकते हैं। एक सर्टेन लेवल तक अगर इमोशन रहता है तो वो तो अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर वो इमोशन हमें डोमिनेट करने लगे और उसकी वजह से हम रैशनल तरीके से ना सोच पाए, तो फिर वो हमें इरेशनल बना देता है। तो आज बेसिकली हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जब हम रैशनल और इरेशनल की बात करते हैं, तो हमारा इरेशनल का मतलब ये कि जहाँ पे हम जो थिंकिंग करते हैं उसमें हम रीजन से, लॉजिक से, एविडेंस से, इन सब चीज़ों से नहीं सोचते, बल्कि हम डिसाइड करते हैं जो हमें दिल को अच्छा लगता है, जो हमें इमोशनली सेटिस्फाइड करता है। तो इस बारे में मैं सबसे पहले अर्पित से अपने उनके कमेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अर्पित, आप प्लीज इस बारे में कुछ बताएं। जी। देखिए सर, ऐसा है कि जो रिलीजन है उसका जो बेसिस है वो फेथ के ऊपर टिका हुआ है। वहाँ पर जो सारा मामला है ना वो फेथ के ऊपर है। तो जब फेथ के ऊपर आपका सारा सारा जो बेसिस है वो टिका हुआ है, तो फिर रैशनल तो आप नहीं हो सकते हो। क्योंकि फेथ और रैशनैलिटी ये 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर तो आपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर रैशनैलिटी आपके लिए नहीं है, और रैशनैलिटी अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर ली तो फिर फेथ आपके वहाँ पर फिर फेथ की कोई जगह नहीं है। तो रिलीजन का चूँकि जो सारा मामला है, क्योंकि वहाँ पर जो है मान्यताएँ हैं, बहुत सारी आपके आस्थाएँ हैं, कुछ पुराने माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, उन सब चीज़ों पर आपको विश्वास रखना है, तभी आप रिलीजियस कहलाएँगे, वरना तो आप जो रिलीजन का जो फ़ोल्ड है उससे बाहर चले जाएँगे। और होता क्या है कि एक बार जब आप किसी भी तरह के फ़ेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोई गॉड वाला फ़ेथ ही क्यों ना हो, और वो गॉड भी ऐसा हो कि भई जैसे कि उपनिषदों का ब्रह्म है, इस तरह का भी अगर कोई गॉड हो या कोई ऐसी डिवाइन पावर जिसमें आप फ़ेथ रखते हैं, तो जाने-अनजाने आपने अपने मस्तिष्क की एक विंडो खोल दी है एक इर्रेशनल चीज़ के लिए। भले आप खुद को कहें कि नहीं, तो मैं तो केवल एक ऐसे गॉड में बिलीव करता हूँ जो कि समय से और ब्रह्मांड से परे है। इस तरह की बातें भी करते हैं लोग। या फिर कहते हैं कि भाई मैं जस्ट एक सुपरनैचुरल पावर में बिलीव करता हूँ, मैं कोई ऐसा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ भी है, अगर आपने वो जो कुछ भी है जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, बट वो स्टिल एक बिलीव ही है आपका, एक बिलीफ ही है। और वो उसमें आपको फेथ रखना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जब आप एक विंडो आप खोल देते हैं ना अपने दिमाग की किसी इर्रेशनल चीज़ के लिए, तो बहुत संभावना है कि और भी इर्रेशनल चीज़ें आपके अंदर एंटर करती ही जाएँगी। तो रिलीजन भी यही करता है। रिलीजन में आपने चूँकि फेथ के लिए आपने एक बार विंडो खोल दी है, तो बहुत सारी इर्रेशनल चीज़ें साथ में आ ही जाती हैं। और इसीलिए भले जो लोग हों, भले खुद को कहें कि भई मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, या मैं ये नहीं हूँ, वो हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपने फेथ को एक्सेप्ट कर रखा है, तो बहुत सारी रिलेशनल चीज़ें आप जीवन में करते हुए उनको देख सकते हैं। ऐसे लोग आपको किसी न किसी क्वैकरी में बिलीव करते मिल जाएँगे, किसी न किसी ऐसी जो मतलब जो मेडिसिन्स होती हैं जो कि साइंटिफिक मेडिसिन्स नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की मतलब चीज़ों का दावा करते हैं, या कोई हीलर है, कोई ऐसा आदमी है जो कि आपको समहाउ कोई ऐसा अनुभव करा देने का दावा कर रहा है कि जो जो कि नॉर्मली आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कोई आध्यात्मिक अनुभव, इस तरह की चीज़ों में बिलीव करने वाले फिर लोग मिलते हैं।
और जो लोग वाक़ई में जो कहते हैं कि भाई हाँ, हम रिलीजियस हैं और जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में बिलीव कर रहे हैं, जो रिलीजन के जो जितनी भी जो चीज़ें हैं जो भी बिलीफ्स हैं वहाँ पर, उन चीज़ों में बिल्कुल गहरे से बिलीव कर रहे हैं, तो वो तो फिर इर्रेशनल होते ही होते हैं। उनको तो फिर किसी भी तरह से आप ये मतलब उनका तो मतलब वजह ही नहीं है कि वो कहीं से किसी भी तरह से इस खुद को रैशनल कह सकें। लेकिन फिर भी वो लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग भी जो बिलीफ रख रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसके पीछे हमारे पास कुछ रीज़न्स हैं कुछ, और वो रीज़न्स होते हैं, लेकिन हालाँकि वो चीज़ें अगर आप उन्हें सही से उन पर चर्चा की जाए तो वो कहीं भी उसमें टिकती नहीं है कहीं भी, तर्कों के आगे कहीं भी टिक नहीं पाती हैं वो चीज़ें। और फिर एक चीज़ और है कि जो रिलीजन करता कुछ है वो स्पेसिफिक एग्जांपल आप देना चाहेंगे अर्पित? हुँ। किस बारे में स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स? नहीं मतलब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल कि कैसे जो है लोग हुँ। इरेशनली बिहेव करते हैं रिलीजन की वजह से, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल? हाँ, यही है क्योंकि जैसे रिलीजन जो है ना आपको ये विश्वास दिलाता है कि कोई शक्ति है, वो जो ऊपर बैठी है और जो कुछ आप करते हो वो उस पर रिएक्ट करती है। और ये जो बिलीफ है, ये वाला जो हुँ, बिलीफ हुँ। है, ये बिल्कुल अलग नहीं है उस चीज़ से कि जो कि कहे कि भई अगर कोई आदमी ये बिलीफ रखता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो उससे कुछ मिसहैपनिंग या कुछ गलत हो सकता है। तो ये भी तो ऐसा ही है ना कि मतलब आप इसे इसे तो कहते हो कि ये अंधविश्वास है। लेकिन कोई सुप्रीम पावर जो जिसकी आपने कल्पना कर रखी है मन के अंदर, और उसके आगे अगर आप कोई चीज़ परफ़ॉर्म करते हो और आप उससे आशा ये रखते हो कि वहाँ से कोई आपको पॉज़िटिव आउटकम या मिलने वाला है, या फिर आप उसका कुछ किसी तरह से अनादर करते हो तो कोई नेगेटिव आउटकम आने वाला है। तो ये भी तो एक वैसा ही अंधविश्वास हो गया ना। तो ये आपको इरेशनल ही बना रहा है। और भारत में तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों में जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, और वो उसके पीछे वजह यही है कि उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद कुछ पॉजिटिव हो जाएगा उनकी लाइफ के अंदर। तो ये एक इरेशनल बिलीफ ही है उनका। अब जैसे मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है कि हुँ, जो रिलीजन होता है वो आपको अ, जब आप कोई भी चीज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो फिर क्या होता है उसके साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसे मान लीजिए आत्मा है, परमात्मा है, रीबर्थ है। हुँ, अब उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी के साथ कोई क्राइम, मान लीजिए कोई गरीब पैदा हुआ या कोई फिज़िकली हैंडीकैप है, या मान लीजिए किसी के साथ में कोई मर्डर हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि ये इसके पुराने कर्मों का कोई फल रहा होगा, या हुँ, इसकी किस्मत में भगवान ने ऐसा ही लिखा होगा। अब जैसे मेरे अपने छोटे भाई की इनफैक्ट एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी कुछ सालों पहले। अब उसका जो जब गाँव में जैसे लोगों ने बताया कि भई इसने जो है ये तो सैटरडे के दिन निकला था इसलिए इसका ये हो गया, या इसका समय पूरा हो गया था इसलिए इसकी जो है इनकी डेथ हो गई। जबकि एक्चुअली अगर हम रैशनली सोचें तो उसमें ये था कि भई उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। अगर वो सीट हुँ, बेल्ट पहनी हुई थी, क्योंकि बाकी सारे के सारे लोग जो है उसमें बच गए। हुँ, लेकिन उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी इसलिए बेचारे की डेथ हो गई। तो अगर हम इसी चीज़ को रैशनल तरीके से देखें तो हम लॉजिकली देखते हैं कि भई इसमें क्या कमी रह गई जिसको हम पूरा करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भई ये तो उसका समय खत्म हो गया था और उसकी किस्मत में ये लिखा था, तो फिर आप ऐसी घटनाओं से कोई भी चीज़ सीखते नहीं हैं। और उससे फिर क्या बिल्कुल। होता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं। तो ये चीज़ें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर क्या होता है कि रिलीजन के साथ में लोग बड़ा इमोशनली अटैच होते हैं। और जब आप इमोशनली अटैच होते हैं तो आप दूसरे रिलीजन को अक्सर जो है वो एक नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, कि जैसे अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि नवरात्रि आने वाली है। अब नवरात्रि के समय बहुत सारे जो रिलीजियस संगठन हैं, वो साहब वो नवरात्रि पे मुस्लिम जितनी भी दुकानें हैं, मतलब मीट बैन पे उन्होंने पूरा चल रहा है कि मीट की शॉप्स बैन होनी चाहिए। कई लोग तो ये कहते हैं साहब कि जो दुकानें हैं उस पे सबके नाम डिस्प्ले हों ताकि कोई हिंदू जो है वो मुस्लिम्स के यहाँ से ना खाना खाए। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं स्टार्ट इस तरीके से होती हैं कि भई आपको ऐसा लगता है कि आपका धर्म जो है बहुत सुपीरियर है, बाकी धर्म बहुत ही नेगेटिव हैं। तो ये एक इर्रेशनल है, क्योंकि अगर उसके हिसाब से हम सोचें तो उसका अपना धर्म अपने हिसाब से बहुत अच्छा है। हुँ, भई उसके भगवान हैं और वो अपने भगवान को मानता है। तो ये कहना कि भई हमारे भगवान सही हैं, दूसरे भगवान गलत हैं, हमारा धर्म सही है, दूसरा धर्म सही गलत है। तो ये सिर्फ़ नफ़रत को बढ़ाता है और इसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। उसके बाद मैंने देखा कि रैशनल अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया एस्ट्रोलॉजी को आप ले लीजिए।
अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया उनको कि भाई उन्होंने 10 प्रोडिक्शन किए, एक प्रोडिक्शन सही निकल गया, तो लोग कहते हैं साहब ये सही हो गया, और 10 गलत निकल गए तो उसके बारे में वो फिर चर्चा नहीं करते हैं। और इसका कई बार अंजाम मैंने देखा है, अच्छी अच्छी शादियों का मैंने देखा है कि साहब शादी लड़का लड़की बिल्कुल मैचिंग कर रहे हैं और बिल्कुल हर चीज एकदम परफेक्ट है, बट पता चला साहब कुंडली नहीं कुंडली मिल रही है। अब नहीं। कुंडली नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो सकती। सही। अब उस चक्कर में जो है, और कई बार कुंडली मिल जाती है तो बेमेल की शादियां हो जाती हैं, और हुँ, अक्सर फिर वो आगे जा करके लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सही। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो रिलीजन होता है वो अक्सर हमें रैशनल थिंकिंग को हमारी कमजोर कर देता है, क्योंकि हम दिल से सोचने लगते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। बिल्कुल। अब एक और चीज मैं आपको इसमें करना चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं साहब धर्म की वजह से लोग दान देते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों पे दया करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब भी तो धर्म का एक स्वरूप है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आदमी कोई भी काम जो है वो किसी फियर की वजह से करता है या या लालच की वज़ह से। टेम्पटेशन की वजह से करता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, और अगर नहीं करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, दान नहीं दिया, गोदान नहीं दिया, ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाया, ये नहीं किया, तो नाराज हो जाएंगे और मुझे इस तरीके का श्राप मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आप उस तरीके के डर से ग्रसित हो जाते हैं या उस तरीके के टेम्पटेशन पे जाते हैं, तो उसी डर को, टेम्पटेशन को यूज करके आपसे गलत काम भी करवाए जा सकते हैं। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, अगर आप देखिए उनको, तो वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं अपने रिलीजन से ही प्रेरित होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो उनको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। और हुँ, फिर उनको ये भी लगता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि मूर्ति पूजा ले लीजिए, अब इस्लाम जो होता है साहब, वो कहते हैं साहब कि हम जो है मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि अभी कश्मीर के अंदर जो है वो एक सिंबल में सिर्फ एक भारत का जो स्टैचू लगा हुआ था, मतलब वहां पे हुँ, जो आपका एक अशोक चक्र था, हुँ। उस पे लोगों ने कह दिया साहब ये जो है ये तो सिंबल लगा हुआ है और ये तो बहुत ही हमारे धर्म के खिलाफ इमेज है। और उसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते हम। क्यों हुँ, नहीं बोल सकते साहब? क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो इस तरीके की चीजें, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक हमारे फ्रेंड थे जो कि मुस्लिम थे, वो साहब आपको ताज्जुब होगा कि वो टीवी नहीं देखते थे। वो कहते टीवी पे अच्छा। इमेजेस आती हैं, इमेजेस हमारे धर्म में मना है, और उनको अगर हम लोग ऑफिस बैठते थे, वहां पे टीवी ऑन कर दिया तो आंखें बंद कर लेते थे या तुरंत कमरे से उठ के चले जाते। तो इस लेवल तक का लोगों का जो होता है, जो डर होता है, उनको लगता है ऐसा करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो फिर जो है वो फिर अंधविश्वास बढ़ता है, रैशनैलिटी बढ़ती है। हुँ। दोस्तों, आप लोग कुछ सवाल करना चाहें इससे रिलेटेड तो बिल्कुल आप सवाल इसमें करें, और इससे हम लोग का भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन रहेगा। बाकी और इस बारे में और आप अर्पित क्या बताना चाहेंगे कि इससे मतलब इसको हम कैसे, मतलब इसको रिकॉन्साइल करें, किस तरीके से लोगों को हम लोग रैशनल बनाएं, मतलब कि किस तरीके से रैशनैलिटी को प्रमोट किया जाए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो मुझे तो लगता है कि सर इसके बारे में ना बात होनी बहुत ज़रूरी है। इस बारे में बात ही नहीं होती है। कोई अब ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये बातें लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी हैं, ताकि लोगों को सोचने का मौका मिले इस बारे में, ये हम्म। साइड भी पता चले। और वो साइड दिखाने वाला कोई है नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये बातें अभी तक वहाँ के लिए एक टैबू की तरह है, वहाँ पर ये बातें हो ही नहीं सकती हैं। इसी तरह से मतलब कहीं हम्म। कोई ऐसी बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, और बुक्स पढ़ने का तो आजकल कल्चर भी खत्म हो चुका है। तो बस ले देकर अब यही एक बचता है कि ये चीज़ें पहुँचे लोगों तक, क्योंकि आप देखें कि जब ये इस वीडियो को अगर कोई देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि ऐसा भी सोचा जा सकता है, ये भी एक तरीका है सोचने का। अभी जैसे आप बता रहे थे कि जो गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें अगर रैशनली सोचा जाता, तो पता चलता कि भई क्या गलती हुई थी? वो बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, या कई बार आप ओवर स्पीड कर रहे थे, या बाइक चला रहे थे तो आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। तो ये चीज़ें हैं वाक़ई में जो कि हमें सोचनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप देखो गाड़ियों के अंदर, हर गाड़ी मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस सिंबल आपको ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। डैशबोर्ड पे या तो हनुमान जी लग रहे होंगे, या कोई कुछ ना कुछ काबा की फ़ोटो लग रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियस सिंबल वहाँ पर लगा होगा। गुटबाजी होती है अक्सर, मैंने देखा है। लेकिन उसके बाद भी वो तो लग हम्म। रहा है वहाँ पर, लेकिन जो सेफ्टी प्रोसीजर है, जो कि गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग वाली वाली जो कंपनी है जिसने गाड़ी बनाई है, और जो हमारा लॉ है वो भी कहता है भई आप बेल्ट लगा के चलाओ। वो उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे। कि उसमें बेल्ट लगाने में उनकी शान घट जाती है, जो उनका सेफ्टी है। तो आपने सुरक्षा के लिए वहाँ वो तो लगा दी, और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि गाड़ी जो है आपकी ठीक-ठाक चलेगी। हम्म। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ आपको करनी चाहिए वो आपने करी नहीं, जो सुरक्षा के लिए ज़रूरी थी। तो ये चीज़ें हैं वाक़ई में जो कि हमें
सोचने का जो हमारा जो कहेंगे जो दिमाग है ना हमारा, वो उस तरीके से चीज़ों को सोच ही नहीं पा रहा है। हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करके और हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, तो यही तो रैशनली सोचना होता है, कि आप एक्चुअल कारण को खोजो कि वो कारण अब क्या था जैसे मैं जिसकी वज़ह आपको से बत वो। जी। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि जब ये हुँ, कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो हुँ, हुँ, कोरोना के पीरियड में मैं गाँव गया। हुँ, हुँ, तो गाँव में जब गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल वहाँ पे एकदम नॉर्मल लाइफ़ सी चल रही थी। हुँ, और लोग जो है अपना बैठ करके खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, होटल पे लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये सेकंड वेव आई, हुँ, तो सेकंड वेव में हमारे यहाँ पे कम से कम 30-40 लोगों की डेथ हो गई। 30-40 लोगों की डेथ हो गई, उसमें जब सेकंड वेव आपको पता है राइट। कि बहुत हाँ, बहुत खतरनाक है। डेंजरस थी और उसमें और 30-40 लोगों की डेथ हो गई। अब भई लोगों को कायदे से अगर आप सोचिए तो उनको सोचना चाहिए कि भई ये हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, अब हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि ये ना हो। हुँ, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया उसके बाद में तो मतलब लोगों ने कहा कि सारे सब उनका तो समय आ गया था और इस वजह से उनकी भगवान ने जब चाह लिया तो कौन बचा सकता है। और उसके बाद में तो मैंने ये भी चीज़ देखी कि एक एक हमारे अपने चाचा जी थे जिनकी डेथ हो गई हुँ, और उनके लिए लोगों ने कहा कि देखो बड़े अच्छी किस्मत थी उनकी कि बहुत उनको तकलीफ नहीं हुई, यहाँ से ले जा करके रायबरेली तक ले जाते बीच हुँ, में ही उनकी डेथ हो गई तो उनको तकलीफ नहीं सहनी पड़ी। अब ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप मतलब आप सोचिए उनकी फैमिली तो शैटर्ड हो गई। भई हुँ, उनके जितने बच्चे थे, उनके परिवार है, उनकी वाइफ़ है, विधवा हो गईं। लेकिन जो है वो उसको भी आप इस तरीके से कहते हैं कि साहब जो है ये तो ईश्वर ने लिखा था, तो होनी को कौन टाल सकता है? और इस तरीके की बातें जब हम करते हैं तो फिर अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं। सही बात। और इस वजह से जो है ये जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और वहाँ पे मासेस का ये एटीट्यूड रहता है। मतलब वहाँ पे अगर आप लोगों को कहिए जैसे हम लोग जब गए थे तो भई हमने कहा हम किसी से मिलेंगे नहीं वहाँ पे। हुँ, क्योंकि जो है वो लोग आएँगे तो बैठेंगे तो फिर वो किसको कोरोना है कौन जानता है और वो फैल सकता है। हुँ, लेकिन जो है वो लोगों को बुरा लग गया साहब कि साहब देखिए आए हैं तो मिल नहीं रहे, यहाँ तो कुछ है नहीं कोरोना-वोरोना। और सब अपने-अपने रैशनल करते साहब यहाँ हम लोग तो कुएँ का पानी पीते हैं तो साहब हमारा तो बड़ा रेजिस्टेंस है। ये सब हुँ, शहरों की बीमारी है, ये सब गाँव-वाँव में नहीं हुई है। जबकि बाद में हुआ तो करीब 30-40 लोगों की गाँव में हमारे यहाँ पे डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये जो इर्रेशनल थिंकिंग रहती है, ये दूसरों को तो नुकसान देती ही देती है, बट हमें भी बहुत नुकसान देती है। और इसीलिए जो है रैशनल होने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल, यही तो चीज़ है यस ना कि रूपल हुँ, हाँ, बताइए सत्येंद्र पांडा जी बताइए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग प्लीज यू आस्क योर क्वेश्चंस बिकॉज़ वी वांट टू टेक अप योर क्वेश्चंस आल्सो। आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि रिलीजन के कुछ पॉजिटिव्स हैं या आपको ऐसा लगता है कि अगर क्या कोई इश्यूज हैं तो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। यस सर। हाँ, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम है तो यही फ़ायदा है लाइव स्ट्रीम का कि आप सीधे हाँ, लाइव क्वेश्चन कर स्ट्रीम में सकते तो हैं। आप लोग सवाल करिए, तो और भी हम लोग आपका भी पार्टिसिपेशन रहेगा तो और भी इंटरेस्टिंग हमारे होंगे ये क्लासेस। यस। और सर एक चीज़ और भी है कि अब हाँ, जैसे एक जो क्वेश्चन। रिलीजन है ना, वो एक ऐसा डिवाइड पैदा करता है कि उसका समाधान करना बड़ा मुश्किल है। कि हुँ, हुँ। वो समाधान सिर्फ़ यही हो सकता है कि वो दोनों पक्ष जो हैं वो रैशनल हो जाएँ। वरना तो वो एक ऐसा डिवाइड है, क्योंकि वो जो डिवाइड है वो एक कल्पना पर बेस्ड है। एक आदमी है, उसकी कुछ और कल्पना है, उसने कुछ और मान्यताएँ मान रखी हैं, एक और है उसने कुछ और मान अब वो उनके बीच में लड़ाई है कि कौन-सी जो मान्यता है वो ज़्यादा सच है या ज़्यादा महान है। तो वो अभी ऐसी जो लड़ाई की जो झूठी चीज़ की लड़ाई है, अगर किसी फैक्ट पर बेस्ड हो ये, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी कह रहा होता कि भई ये धरती जो है गोल है, एक कह रहा होता चपटी है, तो इसका समाधान हो सकता है। हुँ, हुँ। इसको आप प्रमाण के सही ज़रिए बात है। सुलझा सकते हो कि भई देखो हमारे पास ये प्रमाण है और इस वजह से ये हुँ, धरती हुँ। की जो शेप है वो हुँ। इस तरह की है। अब ये दोनों ही हुँ, कल्पनाओं हुँ। में खोए हुए हैं। अब इनका आप समाधान कैसे करोगे? तो समाधान हो नहीं सकता, अनंत काल तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे। एक्चुअली वही होता है ना कि जो सच होता है, वो एक होता है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें, मान लिया 2+2 की बात करें, 2+2 हमेशा 4 होता है। हुँ, लेकिन इसके रॉन्ग आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। हुँ, और इसीलिए जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो अब धर्म के मामले में एक कहेगा कि भई आपको मूर्ति पूजा जो है बहुत बड़ा गुनाह है। एक मूर्ति पूजा करता है, तो दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से मिलेंगे? एक कहता था मीट खाना जो है वो बहुत बड़ा पाप है। दूसरा जो है इस चीज़ को मीट खाने से उसका फेस्टिवल होता है। तो इन सब चीज़ों पे फिर रिकॉन्साइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जो है मीटिंग ग्राउंड नहीं होता, मतलब पीपल कैन नॉट बी ऑन द सेम पेज।
तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में एक्सट्रीम रिलीजियस पीपल को किस तरीके से टीच कर सकते हैं। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम लोग तो अर्पित भी और हम भी अपने वीडियोस डालते रहते हैं, जिसमें हम लोग बताते रहते हैं कि भाई कैसे हमें चीज़ों को रैशनली सोचना चाहिए। और देखिए, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि लोगों के अंदर एक एहसास जब तक नहीं होता है कि हमें रैशनली सोचना है, और लोग जो है जब तक धर्म के पीछे भागते रहते हैं, तब तक उनको तभी वो अपना व्यू चेंज करते हैं जब उनको धर्म से झटका लगता है। जब मान लीजिए आपने रोज पूजा करी और उसके बाद में भी आपका गोल अचीव नहीं हुआ, और या फिर किसी बाबा ने आपको धोखा दे दिया, या मान लीजिए आपने कुंडली मिला करके शादी की, उसके बाद भी गड़बड़ हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आने के बाद में फिर आपको एहसास होता है कि आपने गलती की। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर लोग वहां से वापस नहीं आ पाते। अब शादी तो आप तोड़ नहीं सकते, मतलब ज्यादातर केसेस में। तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर आप उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। तो देखिए, हम लोग तो बेसिकली इसमें हम जैसे वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं, और बुक्स के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई जो लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, उनको कभी हम डिस्कस करें। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जैसे मेरी अपनी फैमिली में है, और जो अपने मेरे मित्र लोग हैं, हालांकि आप अगर उनको उनको ज़बरदस्ती आप बताना चाहेंगे तो मानने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उनको थोड़ा रैशनल तरीके से समझाएं, तो थोड़ा उनके दिमाग में आएगा, और फिर अगर वो ढूंढना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो ये जो धार्मिक भावना है, ये धीरे-धीरे कम होती है। मैंने एक चीज़ देखी है अर्पित, हुँ, कि हुँ। जैसे आपने भी पहले आपका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास था, तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि ये जो नास्तिकता का रास्ता है, वो कहीं न कहीं आस्तिकता से आता है, मैंने देखा है। क्योंकि हम लोग भी एक समय जो है मतलब मैं भी एक समय काफ़ी आस्तिक था, और और उसके बाद में फिर मैंने कहीं देखा कि उसके अंदर वो सच नहीं है, हुँ, तो फिर मैं जो है दूसरे साइड में आया। आप अगर गौतम बुद्ध जी को देखें, तो वो भी एक समय राजा थे, और राजा होने की वजह से या प्रिंस होने की वजह से उन्होंने महसूस किया कि प्रिंस की क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि बाकी लोगों को तो लगता है कि भई हम प्रिंस बन जाएँ तो हमारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसी सही वजह बात। से फिर उन्होंने अल्टीमेटली संन्यास में आए। तो कहीं न हुँ, कहीं जो है हम भी एक समय हमारी यही सोच थी, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि भई कुछ कमी है, और ओपन माइंड रखा था, तो फिर हम एक दूसरे इसमें रास्ते में आए। अर्पित, आई थिंक आपसे कोई एक क्वेश्चन है, आप हुँ, हाँ, व्हाई इसमें सर पीपल एक चीज़ बिलीव और मैं विदाउट बोल देता हूँ, एविडेंस? बेसिकली जो ना सारा जो मामला है ना हाँ, वो हाँ, प्लीज़। सवाल हाँ, का है, वो सवाल उठने अंदर बहुत ज़रूरी हैं। आज आप और मैं इस हुँ, पोज़ीशन पर पहुँचे हैं तो उसके पीछे वजह ये है सही कि वो बात है। सवाल उठे थे हमारे अंदर। उस उन सवालों का जवाब पाने की दिशा में जब हम बढ़े तब हम यहाँ पर पहुँच गए। तो अगर किसी को रैशनल बनाना है तो आपको उसके सही दिमाग बात में है। वो सवाल पैदा करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कि किसी ज्योतिष के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो आप उससे पूछिए कि भाई अगर तुम हुँ, इतना हुँ, ही ज्योतिष पर विश्वास रखते हो तो भाई बाहर तो लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं रखते, ना वो कुंडली मिलाकर शादी करते। तो इससे तो मतलब सही बात है। कोई रिज़ल्ट निकलता नहीं है। मतलब अगर क्योंकि अगर इतना इतना ही प्रभाव होता जैसे कि अगर नॉन मांगलिक से आप शादी कर लो, कोई मांगलिक व्यक्ति शादी कर लेता है, तो जो हुँ, कुंडलियाँ जो मिलनी शुरू हुई हैं, हुँ, ये तो हुँ। अब शुरू हुई हैं, ये तो अब जाकर लोगों को पता चला है, अब वरना शुरू पहले तो हुई। कौन कहाँ कुंडली मिलाता था। और विदेशों में और कुछ नहीं कहीं होता कोई था। नहीं मिलाता कुंडली। नहीं, तो अपने इसका देश में नहीं होता था, अपने देश में नहीं होता। मेरे पेरेंट्स की शादी हुई और मुझे याद है वहाँ पे कोई कुंडली नहीं मिलाई हाँ, जाती नहीं थी। मिलता था। ये सब धीरे-धीरे करके अब बढ़ता जा रहा है पिछले 40-50 सालों में। सर मैं बताऊँ मेरे मम्मी-पापा की कुंडली जो है अब जब बाद में बनी बहुत जाकर मतलब पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और जब मिलाई गई पता चला तो मम्मी मांगलिक हैं और उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है। वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं, पहले नहीं होता था ऐसा करके। अब ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन अर्पित, आपसे भी कुछ क्वेश्चन्स हैं, आप हुँ, हुँ। जवाब दे सकते हैं। तो ये लिख रहे हैं एनोनिमस मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी एक इंटरव्यू में आचार्य प्रशांत को पूछा गया कि डू यू बिलीव इन गॉड? फिर उन्होंने रिप्लाई में ऐसी जलेबी बनाई। अच्छा, ये बस यही चीज़ है ना जो मुझे उनके बारे में पसंद नहीं है कि वो जब सवाल उठता है रिलीजन पर, गॉड पर, तो उनकी जो जवाब है ना वो बड़े टेढ़े-मेढ़े जलेबी जैसे हो जाते हैं। ये मतलब चीज़ उसका कुछ भी मतलब आप निकाल सकते हो, और वो अल्टीमेटली कोई चीज़ बताते नहीं है। कोई भी चीज़ हाँ, वो हाँ, ना में नहीं बताते, मैंने ना देखा है। वो आप ही पे क्वेश्चन कर देते हैं। मैंने तो देखा है कि वो हुँ, कई बार तो जो क्वेश्चन पूछता है उसी के ऊपर ऑफेंसिव हो जाते हैं वो। कि वो हुँ। बेचारा सोचे कि मैंने कौन-सी पाप कर दिया कोई क्वेश्चन करने के बाद में। ये बात भी है।
ये नहीं करना नहीं। चाहिए, मतलब स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे अरे सकते आप? डिफेंसिव हो जाते हैं स्टूडेंट बेचारे, जो क्वेश्चन पूछने वाले बड़ा अपने को डिफेंसिव हो जाते हैं, मैंने देखा है। हाँ। एक तो मुझे लगता है कि जो सवाल भी जो करते हैं, वो भी जो उनके जो परम भक्त होते हैं, वही सवाल करने का उनको मौका मिलता है। हमारे जैसे लोगों को सवाल करने का मौका नहीं है उनको। ना कभी वो किसी ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं, जहाँ पर कोई भी उनसे जनरल पब्लिक में से सवाल कर सके। जो उनके जो कोर्स को जॉइन कोई किए भी हुए जो सवाल बच्चे कर होते सकते हैं, हैं। वही उन्हीं को मौका मिलता है सवाल करने का, और ज़ाहिर-सी बात है कि वही जब आपने कोर्स जॉइन किया है और एक लंबे समय से आप उनको फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप एक तरह से हम्म। उनके भक्त टाइप ही हो गए हो, तो वो धार रहेगी नहीं आपके सवालों में। और फिर उसके बाद भी अगर मान लो थोड़ा बहुत फिर जो आपने पूछेंगे, जो बोलेंगे वो कहेंगे भाई गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, एकदम सही कहा हुआ है। सही बात। अर्पित, एक और सवाल है, बहुत हुँ। अच्छा सवाल है, कि वाई पीपल बिलीव विदाउट एविडेंस। लोग बिना एविडेंस के क्यों चीजों पे विश्वास करते हैं? आप क्या अ, कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं होता है कि एविडेंस क्या होता है किसी चीज़ का। तो लोग इसलिए मतलब ये नहीं कि उन्हें पता है कि भई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बिलीव करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लोग जनरली जब मान रहे होते हैं गॉड में, तो आप किसी आदमी जो कि भगवान में विश्वास रखता है, आप उससे पूछोगे तो वो उसको है, वाक़ई में उसे लगता है कि हाँ, गॉड तो है ही। उसके मन में कोई डाउट ही नहीं है उस चीज़ को लेकर। वो तो जब आप उससे सवाल-जवाब करना हाँ, शुरू कोई करते डाउट हो, ही नहीं है, तब हाँ। तब वो लगता है कि हाँ, यार ये तो मतलब मामला थोड़ा-सा गड़बड़ है। तो ऐसा होता है जनरली जो फिर वो हम आपसे हमारा कन्नी काटने लगता है, फिर वो आपसे कन्नी काटने लगता है, मैंने देखा है। हाँ, फिर ये होता है। और उसके उसके पीछे भी रीज़न है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस तरह से बना हुआ है कि ये जो चीज़ें जिसमें कि हमारा एक बिलीफ है किसी चीज़ में बहुत गहरा, और जब उस चीज़ को चैलेंज करा जाता है, तो एक डिस्कम्फ़र्ट पैदा होता है हमारे अंदर। और उस डिस्कम्फ़र्ट डिस्कम्फर्ट को पैदा, राइट, किसी राइट। तरह से कोप अप करने के लिए हमारा जो ब्रेन है, वो हम तरीके निकालता है। वो कोशिश करेगा कि भई आपसे कन्नी काट ले, वो या वो कोई ना कोई ऐसा बहाना तलाशने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो जो डिस्कम्फ़र्ट है, उसको कम किया जा सके। तो इसीलिए जो इर्रेशनल आदमी है, उसको रैशनल बनाना एकदम से नहीं बनाया जा सकता, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे जो लोग शराब, वो मैं एक पढ़ रहा था, मैंने एक बहुत फेमस कोट पढ़ा था, कि किसी ने कहा कि साहब, सिगरेट पीने के लिए मुझे बहुत लोगों ने बताया कि सिगरेट पीने में क्या-क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हुँ। तो फिर मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो बोला कैसे सॉल्व किया? मैंने कहा मैं कहा कि ऐसी सारी स्टडीज़ को पढ़ना ही मैंने बंद कर दिया। तो ऐसी स्टडीज़ को तो ये होता है ना कि फिर लोग ऐसी लोगों की एडवाइस लेना ही बंद कर देते हैं, ऐसे लोगों से बात ही करना बंद कर देते हैं। अरे ये, सही क्योंकि वो बात फिर है। कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं, और हुँ, नॉलेज एक्वायर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्पित, ये पूछ रहे हैं, कुछ किताबें आप बताइए इससे रिलेटेड जो हैं। कुछ किताबें, आपने बहुत सारी किताबों का रेफ़रेंस दिए हैं, कुछ किताबों में बताइए आप। किताबें देखिए, मैं सीधे-सीधे अगर किसी आदमी को आपको सजेस्ट करनी है, मतलब जो कि रिलीजियस है, इर्रेशनल है, अंधविश्वासों वगैरह में मानता है, तो आप एक किताब सजेस्ट कर सकते हैं, सेपियंस। अब ये कोई रैशनैलिटी की किताब नहीं है, हाँ, जिससे कि सैपियंस तो बहुत ही अच्छी किताब है, यस। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, उसको ये समझने में मदद करेगी कि किस तरह से जो चीज़ें आज जो हम क जो हमारा कल्चर है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, वो कैसे आए, कहाँ से आए? तो वो जो चीज़ है, जो पूरा प्रोसेस अगर समझ में आएगा ना, तो उसको कहीं न कहीं ये भी समझ में आएगा कि जो जिस रिलीजन पर या जिस भी सेक्ट में बिलीफ जो वो रखता है, तो वो बिलीफ जो है, वो एक बहुत बड़े एवोल्यूशन से निकल कर आया है। हमारी जो सोच समझ जैसे-जैसे डेवलप हुई है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पैदा हुई हैं। तो और ये कोई ऐसी भी नहीं है कि मतलब कोई किताब है जैसे कि आप उसे कोई ऐसी किताब दे दो जो कि किसी ऐसे शख्स की हो जिसका संबंध किसी रैशनल मूवमेंट से है, सोसाइटी से, तो उसको वो पहले ही उसको लेकर डिफेंसिव हो जाएगा कि अच्छा, इसमें तो मेरी बातों की काट ही करी गई होगी। तो वो उसको उस लिहाज से पढ़ेगा ही नहीं। जबकि सेपियंस एक ऐसी किताब है जो कि बड़ी मतलब रोचक नहीं, और भी मैं, ढंग से लिखी हुई है, और वो बहुत अच्छी जो किताब, आपके जो बहुत ही मन में अच्छी जो किताब सवाल हैं है, उनके बहुत खूबसूरत आउटस्टैंडिंग। से जवाब भी देती है, और आपको कहीं न कहीं रैशनैलिटी के करीब लेकर जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा मैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, एक किताब है, हुँ। वो डेनियल कोलमैन है, उनकी किताब है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसको मैं एडवाइस करूँगा। एक और बहुत ही अच्छी किताब है, प्रेडिक्टिबली इरैशनल। उसके ऑथर का नाम मुझे नहीं पता, प्रेडिक्टिबली इरैशनल, जो कि बहुत अच्छी किताब है। उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है वो। अर्पित जी, आपसे एक सवाल है। हुँ, हुँ। अ, ये लिख रहे हैं कि क्या दुनिया में कोई व्यक्ति किसी चीज़, विचार को लेकर पूर्ण निष्पक्ष हो सकता है? पूर्ण तो मतलब अ, किसी चीज़ की पूर्णता का मतलब क्या है? मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि क्या किससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निष्पक्ष हो सकते हैं। पूर्ण निष्पक्ष
अब इसका फैसला कौन करेगा कि पूर्ण निष्पक्ष आप हैं कि नहीं है? हर आदमी तो यही कहता है कि भई मैं निष्पक्ष हूँ। तो बेहतर यही है कि आप खुद ही अपने अंदर जाँचें कि अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप निष्पक्ष नहीं रह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप कोशिश करें कि आप और बेहतर उस बारे में सोच करें, विचार करें। ये तो मतलब खुद ही अ, अपने अंदर झाँकने का मामला है। इस बारे में मैं थोड़ा-सा एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। ये आपको पता होगा कि जो लॉ होता है, उसके अंदर 3 जो हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो सारे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है कि अगर आप एक अच्छा जजमेंट देना चाहते हैं तो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल ये होता है कि डोंट बी अ जज इन योर ओन कॉज। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसी चीज के बारे में आप जज ना बने जो कि आपसे अफेक्ट करती, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे एक फैसला करना हो हिंदू रिलीजन के बारे में और इस्लाम के बारे में, मान लीजिए, ठीक है, तो शायद मैं फेयर नहीं हो पाऊंगा क्योंकि एक मेरा रिलीजन है, एक दूसरा रिलीजन है, वहां पे फेयर। लेकिन अगर मान लीजिए एक थर्ड पार्टी, मान लीजिए क्रिश्चियन वहां पे डिसाइड करे, तो वो बेटर तरीके से डिसाइड कर सकता है क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। तो हुँ, पहले एक प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करनी चाहिए कि तो इसका एक दूसरा तरीका है कि हम बैलेंस करें। अब हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आप उसके पार्टी हो, तो फिर सेकंड प्रिंसिपल आता है, वो ये कहता है कि हियर बोथ साइड्स या हियर ऑल साइड्स। मतलब जब भी आप कोई फैसला करें तो उसके जितने पक्ष हैं वो सुने। तो आप हिंदू का भी पक्ष सुने, मुस्लिम का भी पक्ष सुने, क्रिश्चियन का भी पक्ष सुने, और उसके बाद में फिर आप फैसला करें। तब आपका फैसला ज्यादातर लोग क्या होता है, सिर्फ अपना ही व्यू देखते हैं, दूसरे का व्यू देखते ही नहीं है, है ना? तीसरा जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जिसको हम कहते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन ऑर्डर। जब भी आप कोई जजमेंट करें तो ये ना कहें कि साहब मुझे ऐसा लगता है, बल्कि उसका रीजन दें कि भाई ये चीजें हमने सुनी, ये इसमें प्लस था, ये माइनस था, और इस वजह से मैं इस कारण से इस जजमेंट पे पहुंचा हूं। तो अगर आप इस प्रिंसिपल्स को तीनों को फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा रैशनल होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% कोई आदमी रैशनल हो सकता है, क्योंकि इमोशंस तो देखिए हमारे सबके होते ही हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे और जितना ज्यादा इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा हम रैशनल हो सकते हैं। बिल्कुल। अर्पित, कुछ और क्वेश्चन है आपसे, मेरे ख्याल से एक और आ रहा है। हुँ, ये लिखा है अनभक्तों को समझ कर, हाँ कुछ। अर्पित सर, मैं हार चुका हूँ अनभक्तों को समझाकर। मुझे लगता है कि इन्हें कठोर दंड की ज़रूरत है। अरे नहीं, नहीं भाई, ऐसा हार चुका नहीं है। हूँ अनभक्तों को समझ कर, मुझे लगता है इन्हें कठोर दंड की जरूरत। नहीं भाई, कठोर दंड की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर लेकर समझो ना। अब जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ जो कि बहुत अंधभक्ति कर रहा है, किसी भी चीज़ में, या किसी भी व्यक्ति की या भगवान की, तो मैं अपने आप पर लेकर सोचता हूँ कि यार मैं भी तो ऐसे ही था एक टाइम पर। तब मैं अगर उस टाइम को सोचूँ कि मेरे को कोई सही कठोर बात है, दंड बिल्कुल दे, सही तो बात है। किसी कठोर दंड की वजह से मैं उस अंधभक्ति से बाहर नहीं आया हूँ। वो बाहर मैं आया हूँ क्योंकि मेरे को वो रास्ते मिले। तो आप उसको भी वो रास्ता देने की कोशिश करो। वो सवाल उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करो, तो वो धीरे-धीरे करके खुद आ जाएगा। और ये कोई भी जो प्रोसेस है ना, ये रातों-रात नहीं होता है। अगर आप खुद के ऊपर भी अप्लाई करके देखोगे, तो आप भी ऐसा नहीं कि रातों-रात एकदम आप रिलीजियस थे और फिर कुछ दिनों में ही आप इर्रिलीजियस हो गए, रैशनल हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। एक पूरी जर्नी होती है। समय लगता है इसमें, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं कई बार। तो ये एक पूरी जर्नी है, तो आप किसी से एक्सपेक्ट मत करें कि वो रातों-रात जो है रैशनल हो जाएगा। वो नहीं होने वाला है। तो कोशिश आप यही कर सकते हैं कि वो इनफैक्ट उसके एक सामने। जी। कोशिश यही नहीं की नहीं, जा सकती है कि अभी हमने एक इंटरव्यू किया था, उत्तम हुँ, है वो, महाराष्ट्र अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के ऑफिस बेरर थे, उनका इंटरव्यू किया था, तो बहुत हुँ, अच्छी बात उन्होंने कही थी। हुँ, हुँ, जो कि आपका ये जो डबोलकर साहब हैं, उनकी एसोसिएशन है ये। हुँ, 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 तो उन्होंने कहा, डबोलकर साहब कहते थे कि हमें जो लोग अंधविश्वासी हैं या मान लीजिए इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए क्रोध नहीं करुणा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुझे उनकी लाइन पसंद आई हुँ, कि उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, करुणा करनी चाहिए। आपको उनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए और उनको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको समझाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हें ही होने वाला है। तो सही बात। इसलिए उस नजरिए से हमें देखना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं हम उनको जो है पनिश पनिश करते हैं। हुँ, बिल्कुल। जब आप इस नज़रिए से देखेंगे ना, जब आपको लगेगा कि यार मैं भी तो ऐसा था और
आप अपने से जोड़कर देखें तो आपको वाक़ई में करुणा ही आएगी उनके ऊपर कि यार भई जो स्थिति जैसे मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ वैसे इनको भी वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये जिस इनको दयनीय स्थिति पहुंचाना में है, है हाँ। वहाँ से इनको कैसे निकाला जाए? तो एक आपके अंदर एक करुणा जन्म लेगी और वही एक्चुअल में काम करती है। आप किसी को भी गुस्से से उस या उसको चिढ़ाकर उसको कहें उसकी बेइज़्ज़ती करके आप उसको रैशनल नहीं बना सकते हो। न्यूटन का थर्ड थर्ड लॉ लग जाता है ना यहाँ पे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हाँ, अगर आप किसी को फोर्स करेंगे तो फिर वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए बिल्कुल। परसुएशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, बजाय इसके कि हम लोग जो है हुँ, किसी को फोर्स करें। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखिए एक ऊपर चला गया ये क्वेश्चन, हुँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये हेमराज हैं, वो पूछ रहे हैं कि इंडिया में पब्लिक खाना खाए बिना रह सकते हैं बट विदाउट रिलीजन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इट इज पैट्रोनाइज बाय द रूलिंग गवर्नमेंट एंड फील सुप्रीमेसी बाय पर्टिकुलर कास्ट। हुँ। हाउ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने कहा है, खाने बिना रह सकते हैं, रिलीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ये वाक़ई में सच है कहीं हद तक कि वाक़ई में हमारे भारत में लोग रिलिजन से इस कदर जुड़े हुए हैं, इतनी इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके पीछे कई सारी वजहें हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी लाइफ़ में। एक तो वही जो जो हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरह से होती है, हम एक बहुत ही रिलीजियस माहौल में पले-बड़े होते हैं। हम आस-पास हमारे आस-पास वही सब कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो हमें बचपन से दिमाग हमारा उस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि हाँ, ये तो सही है और हम उस चीज़ों में प्राउड भी रहने लगते हैं। तो वो तो है ही, तो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारे पास में और वो जो रिलीजन है कहीं न कहीं उन इनसिक्योरिटीज़ में एक होप, भले वो होप फ़ॉल्स हो, बट वो एक होप उनको देता है। तो इस वजह से भी उनका बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर दूसरा है कि जब आपके पास गर्व करने के लिए कोई अ, एक्चुअल उपलब्धियाँ ना हों आपके पास, कोई अचीवमेंट्स ना हो, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपनी जाति पर गर्व करते हो, फिर आप अपने धर्म पर गर्व करते हो। तो ये इन चीज़ों पर आप गर्व करना शुरू कर देते हो। तो ये समस्याएँ हैं। एक्चुअल में लोगों को अगर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उनके पास करने को कुछ हो या उनके पास कुछ अचीवमेंट्स हों उनकी अपनी, तो रिलिजन फिर उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं रखता है उनकी लाइफ में। तो ये करने की ज़रूरत है, लेकिन अब ये बड़ा कहें एक दुष्चक्र सा बन गया है कि चूँकि लोग ऐसे हैं, अब इस वजह से ही वो सही सवाल नहीं उठाते, सही क्वेश्चन नहीं करते गवर्नमेंट से और ताकि उनकी जो स्थिति है वो बदलें और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया ठीक है, इनको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर रखो और अब इनका वोट लो। तो ये ऐसा दुष्चक्र बना हुआ है। अब इस दुष्चक्र को तोड़ना पड़ेगा, इस बारे में बात करनी पड़ेगी, ये बातें उन तक पहुँचानी पड़ेंगी ताकि वो सोचें इस बारे में कि कैसे इस वजह से उनकी और उनके आने वाले फ्यूचर जनरेशन की ज़िंदगियाँ खराब हो रही हैं। एक और चीज इसमें एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस देखिए क्या होता है कि जब हम करते कुछ और हैं और अगर कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, तो हमारे अंदर एक डिसोनेंस होता है या हमारी जो चीजों की कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो हमारे अंदर बहुत ही डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए आप अगर ये सोचते हैं कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है, नुकसान होता है, और उसके बावजूद आप सिगरेट पीते हैं, तो क्या होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। अब इसके देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, तो दोनों चीजें बराबर हो गई, आपके थॉट्स और आपके एक्शंस मिल गए। दूसरा तरीका यह है कि जो सिगरेट के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको आप मिनिमाइज करके देखिए। अरे देखो भाई, इसने किया था, इसको तो कुछ नहीं हुआ, चाचा जी पीते रहे, वो 80 साल तक जिए, मतलब आपने अपने को कन्विंस कर लिया कि साहब नुकसान नहीं है। अब हुँ, धर्म में क्या प्रॉब्लम होती है कि धर्म, आप कोई भी धर्म उठा के देख लें, उसमें सर्टेन रिचुअल्स दिए जाते हैं। जैसे आपको ये पूजा करनी है, ये व्रत करना है। जैसे श्राद्ध का समय था, तो श्राद्ध में भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, व्रत करने। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप व्रत ना करें तो फिर आपके अपने नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे तुम तो अधर्मी अधर्मी हो गए, करने में क्या जाता है। और अगर आप उसको करने लगे तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप पूजा कर रहे हैं या रिचुअल कर रहे हैं। अब कैसे ये जो डिसोनेंस है उसको दूर किया जाए? आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप कह दें कि भाई मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर आप हुँ, क्या करेंगे? अपने विश्वास को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके रिचुअल से फिट हो जाए। और बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर लोगों के अंदर अगर डाउट भी आते हैं, तो भी उस डाउट को परसू नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं परसू करूंगा तो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाऊंगा। ये हुँ, भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हम लोग जो है धर्म को छोड़ नहीं पाते हैं। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर आपने और और इसी कुछ वजह से क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, 1 मिनट और इसी वजह से आप देखो कि हाँ, हाँ। एक
मतलब एक मतलब हमारे जो समाज के अंदर कई तरह के लोग मिलते हैं। एक जो लोग हैं जो कि बिल्कुल अ, अंधे हैं एकदम, जो कहते हैं कि बहुत अंधविश्वास में हैं पड़े हुए हैं। फिर वो कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत पढ़ लिख हुँ, गए हैं, तो उनके उनके लिए ये चीज़ चैलेंज करती है कि यार मैं कैसे मान लूँ कि हनुमान जी बिल्कुल। पर्वत लेकर उड़ गए या हनुमान जी ने सूरज निगल लिया, ये उनको हज़म नहीं होता है। तो फिर ऐसे लोग आते हैं हाँ, जो कि हाँ। उन चीज़ों को रैशनलाइज़ करना शुरू करते हैं। और वो फिर उन हाँ, बाबाओं हाँ, को फ़ॉलो हाँ। करना शुरू करते हैं, उन आचार्यों के पास जाना शुरू करते हैं। और वो क्योंकि वो वहाँ से वो छोड़ना नहीं चाहते उन विश्वासों को, क्योंकि उनसे एक एक इमोशनल अटैचमेंट है उनका। फिर और भी उस बहुत, ऊपर बहुत जा अर्पित, हुँ, इमोशनल अटैचमेंट केवल उस विचारों से नहीं होता। हुँ, हुँ, इमोशनल अटैचमेंट हमें अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्तों से भी होता है। हुँ, आप सपोज़ करिए कि आप कह दें भई मैं नहीं मानता इस कहानी को, तो आप सोचिए आपके मम्मी-पापा को भी तो बहुत तकलीफ़ होगी, बिल्कुल। आपके भाई-बहन को भी तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो भी सारे इमोशनल अटैचमेंट हमारे साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि अगर बाकी सारा माहौल ऐसा है और ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं मैं तो नहीं मानता, तो फिर तो सभी को दुःख होगा, मतलब सही। आपको चाहे डाँटे या ना डाँटे दुःख होगा और आप लोगों को दुःख नहीं देना चाहते। इसलिए हुँ, जो वो कहते हैं आप करते रहते हैं और जब वो करते रहते हैं तो फिर आपको जस्टिफ़िकेशन भी ढूँढना पड़ता है। सही बात है। ये एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए बड़ी हिम्मत चाहिए निकलने के लिए यहाँ से। हाँ, वाक़ई में, वो हिम्मत जब आप जुटा पाते हो, और उसके बाद भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं सब इन सब चीज़ों से गुज़रा हूँ, उसके बाद भी क्या होता है, आपने सब क्लियर हो गया, आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद भी क्योंकि कुछ चीज़ें आपके ऐसी रूटीन में लाइफ़ में बनी हुई हैं, जैसे आप किसी मंदिर के आगे से निकल रहे हो, तो पहले आपका क्या था कि भई निकले तो सर झुकाने की आपकी वो आदत है, बचपन से आप ऐसे ही करते आ रहे हो। तो बचपन एक से आदत है, एकदम सही बात है। तो अंदर से ऐसा लगता है कि अब क्या करें? फिर लगता है अरे चलो झुका लो, नुकसान क्या है भई? नुक्स भई तो अल्टीमेटली ये चीज़ है कि ये जो हमारे मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चली गई हैं, हुँ, उससे निकलना, और मेरे ख़्याल से उस लेवल तक कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा अगर जाते हैं तो फिर परिवार वालों को बड़ी तकलीफ होने लगती है। अपने अपने जो आपके अपने जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो लोग आपसे आपकी एक्शन से दुखी होने लगते हैं, तो हुँ, फिर आपको जो है सोचना पड़ता है यार कि मैं किस हद तक जाऊँ? ये एक बड़ी चैलेंज आ जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और बताइए, एक और भी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। हुँ, हुँ, क्वेश्चन्स तो बहुत सारे हैं, आप पूछ लीजिए अर्पित कुछ क्वेश्चन्स। ओके। मैं देख काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल गए ऊपर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि अर्पित सर, वर्ण व्यवस्था को वर्ण अव्यवस्था कह सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें कुछ व्यवस्था जैसा नहीं है, बस अव्यवस्था है। नहीं, नहीं बहुत अवस्था अच्छा सवाल है वैसे ये। सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका। हाँ, बताइए अ, अर्पित जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, है तो व्यवस्था ही। अब वो है ना कि व्यवस्था है और एक ने बनाई, मतलब जिन्होंने भी बनाई है या जैसे भी बनी है, उसमें क्या है कि वो व्यवस्था बनाई इसलिए गई क्योंकि कुछ जो वर्ग हैं, उनको फ़ायदा मिले और कुछ जो वर्ग हैं, उनका शोषण होता रहे, और उनको उस शोषण के बारे में उनके अंदर कभी चेतना ना जागे कि हमारा शोषण हो रहा है। तो व्यवस्था ही कहा जाएगा। भई इतनी सोचो, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनी है कि इतने हज़ारों सालों हुँ, से चली आ रही है और बड़ी सक्सेस है। आज भी जो बहुत लोग सक्सेस है। हैं, वो उस चीज़ से बाहर आने को राज़ी नहीं है। और दोनों तरफ ही है, मतलब जो लोग कहें कि उस पायदान पर हैं जहाँ से कि वो उनको एक कुछ प्रिविलेज मिल रहा है, और कुछ लोग जो कि ऐसे पायदान पर है जहाँ पे उनका शोषण हो रहा है। ये दोनों ही लोग इसको मतलब मानते हैं कि हाँ, ऐसा है तो ठीक है। जो लोग ऊँचे पायदान पर हैं उनको लगता है कि चूँकि उनके पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, इस वज़ह से वो इस जगह पर हैं, और जो निचले पायदान पर हैं उनको लगता है कि भई उनके भी कुछ पिछले जन्म में खराब कर्म रहे होंगे। तो ये व्यवस्था ही है जिसने कि लोगों को उस चीज़ पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया है, और उसके खिलाफ आज तक भी कोई बड़ा जन आंदोलन हमें नहीं देखने को मिला। तो ये आप सोचो व्यवस्था ही है, इसको अव्यवस्था नहीं कह सकते। ये बड़ी समझदारी से बनाई गई व्यवस्था है। इसमें इनफैक्ट मैंने एक एक किसी बहुत ही फेमस, आई थिंक हरशंकर परसाई का था या किसी का कोट मैंने कभी पढ़ा था। वो कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था ऐसी है कि कितनी भी नीची जाति का आदमी हो, वो अपने से नीची जाति ढूँढ लेता है। मतलब यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आप अगर किसी भी जाति पे आते हैं तो आपको कहते हैं अरे इससे तो सुपीरियर है, तो कहीं न कहीं आपको उससे एक सुपीरियॉरिटी फीलिंग आप जनरेट कर लेते हैं। मतलब कुछ भी क्योंकि कास्ट में भी ये नहीं कि 4 ही जातियाँ हैं, कास्ट के अंदर कितनी जातियाँ हैं। हुँ। राजपूतों में कितनी जातियाँ हैं, ब्राह्मणों में कितनी जातियाँ हैं, शूद्रों में कितनी जातियाँ हैं, मतलब हर एक में इतनी जातियाँ हैं कि हर आदमी कहीं न कहीं अपने को किसी न किसी लेवल पे सुपीरियर महसूस कर लेता है और वो सोचता है कास्ट सिस्टम चलते रहना चाहिए। सही बात है। हाँ, उसको वही है ना कि जैसे आपने बताया कि उसको जो डेज़ोनेंस है उसको कहीं न कहीं सैटिस्फाई करने का उसको मौका मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इनसे तो मैं ऊपर ही हूँ। तो वो मामला चलता रहता है। ये क्या लिखा,
क्या लगता है डेमोक्रेसी जिंदा है क्योंकि नारंगी और वाजपेयी के एजेंडा के खिलाफ हेजिटेट होता है, लेकिन 2014 के पहले ये नारंगी ओपनली पीएम को भी अब्यूज करते थे। देखिए, डेमोक्रेसी जो है, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ भैया कि डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज दी टायरनी ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेसी जो है मेजोरिटी की डिक्टेटरशिप होती है। देखिए, तो किसी भी कंट्री में, चाहे आपका कंट्री हो, चाहे आप अमेरिका को देखिए, अब ट्रम्प साहब को इलेक्ट कर दिया उन्होंने, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसी तरह जिसको भी हमारे देश की जनता जो है इलेक्ट करेगी, वही रूल करेगा। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं भई, हम लोग तो छोटे-मोटे, हमारा कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है। जनता को जगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जिसमें चाणक्य ने कहा था, यथा राजा तथा प्रजा, आपने सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अब डेमोक्रेसी में क्या है, प्रजा ही राजा है। तो हुँ, जो प्रजा चाहती है वैसा ही रूल होता है। तो भई कहीं न कहीं जो है प्रजा को भी समझना पड़ेगा कि भई इसके नेगेटिव साइड्स हैं, और अ, अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, आपस में लोग डिवाइडेड रहेंगे, चाहे वो धर्म के बेसिस पे डिवाइडेड हों, चाहे वो जाति के बेसिस पे डिवाइडेड हों, तो हम सोसाइटी में कभी एक नहीं हो सकते, और हमारी सोसाइटी अगर आपस में लड़ती रहेगी, तो हम कभी भी एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। हम कुछ बहुत महान काम नहीं कर सकते। तो अगर हम डिवाइडेड एंड रूल वाली बात है, फिर लोग हमें डिवाइड करते रहेंगे, रूल करते रहेंगे। तो इसीलिए जनता की भी कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी है कि जागरूक बनें और ऐसे लोगों को इलेक्ट करें जो कि अच्छे हों और सोसाइटी को डिवाइड ना करते हों। हम अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। बिल्कुल। अच्छा यस सर, मुझे अर्पित, लगता है कि आप कुछ इनका कहना चाहें? इनकी जो है अगर आज सत्ता में हैं ये और इतना लंबा समय हो गया और पता नहीं आगे कब तक चलें, तो बड़ी मेहनत है इनकी। आप देखो कि आज़ादी से पहले से लेकर और लगातार इन्होंने बहुत सालों की तपस्या है इनकी। इन्होंने साइलेंटली वर्क करा है। इनकी जो जो शाखाएँ होती हैं, वो उन्होंने शाखाओं के थ्रू और जो उनके स्कूल्स होते हैं, उसके थ्रू और भी पता नहीं कैसे-कैसे तरीके से, मतलब वो जो अपनी की जो विचारधारा है, उसको जन-जन तक पहुँचाया है। आज हम इसको लेकर कई बार गुस्सा होते हैं कि भई ये जो सोसाइटीज़ के अंकल हैं, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के पीछे क्यों इतना मतलब ऑब्सेस्ड हैं और वो इनका दिमाग ही नहीं चलता। भई वो समझो कि उन्होंने बड़ा अच्छे से काम करा है उनके ऊपर। तो आज इस वजह से वो ऐसे हैं। ये तो है। उसके नहीं, लेकिन काउंटर में कुछ। अल्टीमेटली जागरूक तो हमें ही होना है ना। हुँ, डेमोक्रेसी में हमारी भी तो ज़िम्मेदारी है। जिसको हम लोग छोटे थे, बचपन में तो कहते थे भैया तुमको, मान लीजिए किसी न हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, हुँ, तो टीचर ने पूछा है भई कि क्यों किया? तो हम कहते हैं भई फला आदमी ने कहा था, कि राजू ने कहा करने को। हुँ, तो एक हमसे कहते थे कि कुएँ में कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे तुम? है ना? हुँ, ऐसे बोलते थे, मतलब मुझे हाँ, याद है बचपन में। तो बात ये है कि भई नेता लोगों का तो काम ही है हमें डिवाइड करके रूल करना। लेकिन हमारा भी तो दिमाग होना चाहिए ना कि भई हम भी सोचें कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। सही बात है। एक रूपल पूछ रही है क्वेश्चन, कह रही है कि मैंने हिम्मत बताए हैं तो आज मैं अकेली हो गई हूँ। बताएँ क्या करूँ? बताइए अर्पित जी, इनको, रूपल जी के लिए क्या, रूपल शाह जी के लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए रूपल जी, ये चीज़ मैं आपको मतलब आपको भी बता रहा हूँ और मैं लगातार बताता रहता हूँ कि कभी भी आप रैशनल हो गए हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप अपने संबंध बिगाड़ लो, अपने परिवार से बिगाड़ लो, अपने दोस्तों से बिगाड़ लो। वो कभी भी तरीका नहीं, क्योंकि वो अगर अगर आपने करा तो उसके 2 नुकसान होंगे। एक तो आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, हमें एक समाज चाहिए ही चाहिए होगा। तो आपको अपना परिवार चाहिए होगा, अपने दोस्त चाहिए होंगे। तो कभी भी ऐसा ना करें कि संबंध बिगड़े। बात मतलब उस हद तक पुश ना करें कि वो संबंध बिगड़ जाए। और दूसरा जो नुकसान उसका ये होता है, वो जो बातचीत का जो पुल था, वो पुल टूट जाता है। तो अब आप वो सही उन बात है। विचारों को कैसे पहुँचाओगे उन तक? तो ये कभी भी नहीं करना है। आप देखो कि कहाँ तक चीज़ को खींचा जा सकता है। जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, नहीं अब इस ज़्यादा कुछ बात अब करी तो वो संबंध खराब हो जाएँगे, वहीं रुक जाओ। कोई रातों-रात में बदलता नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। समय लगता है चीज़ों को बदलने में, लोगों को बदलने में। तो आप बस कोशिश यही कर सकते हो कि आपके परिवार में अगर बैठे हो, आपको मौका मिलता है तो कोई सवाल उनके दिमागों में डालने की कोशिश करें। आप जो आपके दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ बातचीत हो, तो बातचीत में कोई सवाल डालने की कोशिश करें, यार आपको नहीं लगता कि ये ऐसे इस तरह से कुछ सवाल डालोगे ना, तो वो सोचने का मौका मिलेगा। एक्चुअल में जो रैशनैलिटी है, वो सोचने से आती है। जब तक आदमी खुद से नहीं सोचेगा उन चीज़ों के बारे में, तब तक वो रैशनल हो नहीं सकता है। तो कोशिश वही करनी है कि कुछ ऐसा करा जाए ताकि ये व्यक्ति खुद से सोचे उन चीज़ों के बारे में। अर्पित, मेरा एक और भी व्यू इसमें है कि मैंने देखा है कि जैसे मेरे अपने फैमिली में मतलब बहुत लोग धार्मिक हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं मेरे संबंध सभी से बहुत अच्छे हैं।
हुँ, हुँ। और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मेरी बातों का थोड़ा असर पड़ता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके बहुत असर पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उससे जो उनकी एक हठधर्मिता है या जो उनका जो एक समझ लीजिए कि जो ब्लाइंड फेथ है, वो एक हद तक डाइल्यूट होता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि वो एकदम से चेंज हो जाएगा, ये सही नहीं है। इसीलिए हमें उनको समय भी देना चाहिए और उनकी भावनाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलीजन जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हर आदमी की सिचुएशन देखिए अलग होती है। मैं आपको बताऊँ कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी पिछले कम से कम 10-15 सालों में। बहुत सारे वीडियोज़ देखे, बहुत सारी किताबें पढ़ी। तब आज मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, सोच रहा हूँ। अगर कोई आदमी उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो वो शायद इस लेवल तक नहीं सोच पाएगा और वो आपकी बात तभी मानेगा जब वो आप पे विश्वास करेगा। सही बात। इसलिए उसका विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है और अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से रैशनल तरीके से जी करके सफलता को पाते हैं, तो आपके कहे बिना भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आपकी विचारों को मानेंगे, विचारों को फ़ॉलो करेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। तो बिल्कुल, बी द जिसको गांधी जी कहते थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले जो आप दूसरों को बताते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में करें तो आप फिर देखेंगे कि लोग बहुत आसानी से हुँ, आपकी बातों को भी मानेंगे और शायद आपके बताए हुए रास्ते पे भी चलें। बिल्कुल। और कोई सवाल लेते हैं, बताइए क्या है? ये हाँ, ये अच्छा सवाल किया हुआ है कि रैशनैलिटी हैज़ इट्स लिमिट। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इवन साइंटिस्ट कैन नॉट आंसर। यस, अर्पित आप बताएँ कुछ इस बारे में? देखिए, सवाल ऐसे हमेशा रहेंगे, जिनके कि जवाब नहीं होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? अगर सवाल किसी कोई सवाल है आपके पास और उसका जवाब नहीं है, मान लीजिए जैसे कि अब आजकल कोई एक सवाल करता है कि भई आप ये बताओ कि बिग बैंग किसने किया या बिग बैंग कैसे हुआ? इसका जवाब नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। इसमें अब कोई इसका जवाब आपको बनाकर दे दे और वो जवाब ऐसा हो जिसको कि आप वेरीफ़ाई नहीं कर सकते किसी तरह से, जाँच नहीं सकते। बट तो फिर वो एक बिलीफ ही हो गया ना। अब कोई कहने लगे कि भई कोई गॉड था, उसने बिग बैंग कर दिया। अब ये को इसको आप वेरीफ़ाई तो कर नहीं सकते किसी तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर फ़ेथ रखना पड़ेगा। तो अगर सवाल के जवाब नहीं है, तो हम क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकते कि नहीं है सवाल का जवाब? अ, साइंटिस्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है वो मानते हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। हुँ, और रिलीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये मानते हैं उनके पास सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी है। इसलिए वो कुछ सीखते नहीं है। साइंस इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ ग्रो करता रहता है। तो मेरे ख्याल से इस बात को एक्सेप्ट करना साइंस के लिए कि भई हमारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साइंस देखिए सवालों के जवाब ढूँढता रहता है। आज जिन सवालों के जवाब नहीं है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 100 साल बाद में शायद उन सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि उस पे काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल रिचर्ड फाइनमैन का एक बड़ा अच्छा कोट है कि मैं उन सवालों के साथ जीना पसंद करूँगा, जिनके जवाब नहीं हैं, बजाए उन जवाबों हुँ, के हुँ। जिन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। नहीं उठा था। बिल्कुल सही बात है। ये साइंटिस्ट का पहला प्रिंसिपल होना बिल्कुल। चाहिए। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैरिज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ मैरिज इम्पोर्टेंट गिवन द राइजिंग ऑफ फेक एलिगेशन ऑन मेन बाय वुमेन फॉर एलिमनी? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखो मैरिज आपका पर्सनल डिसीज़न होता है। तो और ये डिसीज़न पहली बात तो आपका होना चाहिए, सोसाइटी का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वजह से शादी कर रहे हैं क्योंकि आपके माँ-बाप चाहते हैं कि आप शादी कर लें या आपके आस-पास के लोग हैं जो आपसे लगातार सवाल पूछते रहते हैं, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो? इस प्रेशर में आप शादी कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई हैं, तो चलो मैं भी शादी कर लेता हूँ। इस वजह से शादी कर रहे हो तो भई मत करो। आपको अंदर से लगता है कि शादी करनी चाहिए और आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ़ में जिसको कि आप अच्छे से आप जानते-पहचानते हो और आपको लगता है कि इसके साथ अगर मेरी ज़िंदगी बीतेगी तो मैं खुश रहूँगा, हमारी अच्छी चलेगी और उसको भी ऐसा लगता है, तो फिर मुझे लगता है आपको शादी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो शादी बुरी नहीं है लेकिन चूँकि हमारे समाज के अंदर जो शादियाँ होती हैं ना, बहुत सारी जो शादियाँ हैं वो सिर्फ़ सोशल प्रेशर के चक्कर में हो जाती हैं। या फिर इस चक्कर में कि आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई, आपको लगता है कि शादी तो कर लेनी ही चाहिए, शादी तो सबकी होती है, तो मैं भी कर लेता हूँ। अब एज भी हो गई है शादी की, इसलिए कर लेता हूँ। और लोग इसी वजह से कर लेते हैं शादियाँ और फिर उसके बाद में वो क्योंकि वो क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, वो शादी ऐसे करते हैं, किसी अनजान शख्स से शादी करते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि एक परिवार ढूँढा जाता है, कोई कोई लड़की या लड़का ढूँढा जाता है और उसके बाद बातचीत चलती है, फिर आप देखने जाते हो, फिर आप 1 दिन देखते हो, फिर आप फैसला कर लेते हो, हाँ, ठीक है, देखने-दाखने में ठीक है, पढ़ाई ठीक कर रखी है और परिवार भी ठीक-ठाक है, तो चलो कर लेते हैं शादी। अब आप एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हो। आप न उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते और इंसान इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसको इतनी जल्दी जाना भी नहीं जा सकता।
कई बार लोग होते हैं कि शादी से पहले उनको थोड़ा कोर्टशिप का पीरियड मिल जाता है 2-3 महीने का। 2-3 महीने के अंदर भी किसी इंसान को पूरी तरह से जानना संभव नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ, इंसान को समझने में कम से कम साल भर तो चाहिए ही चाहिए। और साल भर में भी जब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो, आपकी रोज़ाना बातचीत हो, बीच-बीच में मिलना-जुलना हो, तब जाकर आप पूरे ढंग से उस इंसान को समझ पाते हो। तो शादी का डिसीज़न ऐसे ब्लाइंडली अगर आप लोगे, तो बहुत चांसेज़ हैं कि आपकी जो शादी है, वो सक्सेस ना रहे। और बहुतों की नहीं होती है इंडिया के अंदर, भले डाइवोर्स रेट कम हो बाकी देशों के कंपैरिजन में, बट अगर हम कहेंगे कि वो शादी सक्सेस है कि नहीं है, तो वो जो सक्सेस रेट अगर आप सक्सेस निकालोगे नहीं ना, है। तो वो सही नहीं निकल कर आएगा। बहुत सारे लोग हैं सही बात बस है। सोशल प्रेशर में शादी कर ली और सोशल प्रेशर के चक्कर में पूरी ज़िंदगी शादी को खींचते रहते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं शादी में आकर। तो ये सब गलतियाँ मत कीजिए आप, अगर आपको शादी करनी है, इन सब गलतियों से बचकर अगर आप शादी करेंगे, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर डिसीज़न रहेगा आपका। एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहता हूँ अर्पित कि एक कहते हैं ना वो कि लव इज़ ब्लाइंड, कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड कहते हैं, और लव हुँ, इज़ ब्लाइंड इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो लव करते हैं वो अक्सर इमोशंस की बेसिस पे करते हैं, रीज़न की बेसिस पे नहीं करते। हुँ, और एक मिर्ज़ा गालिब का भी आपका एक बहुत ही फ़ेमस शेर है कि इश्क पे ज़ोर नहीं ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम अगर ये सोचते हैं कि लव जो है, जो रोमांटिक लव है, कि आपके अंदर से एक आवाज़ आई और साहब आपने ये सब कर लिया, वो एक अच्छी ड्यूरेबल नहीं। आप जब भी शादी करें तो आप देखें कॉमन चीज़ें क्या-क्या हैं। जैसे कि आपके वैल्यूज़ मैच करने चाहिए, आपका एजुकेशन लेवल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सारी चीज़ों के बीच में अगर कॉम्पैटिबिलिटी रहती है मेरे विचार से, तो मैरिज के सक्सीड करने के ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं। तो कभी भी अगर शादी आप करें तो आप ठीक है, केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन साथ-साथ में रीज़न को भी आपको ध्यान में रख कर के करना चाहिए। और जब आप रीज़न और इमोशंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो मेरे विचार से शादी अच्छी चलेगी। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद में भी आपको लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और तभी जो है आपकी अच्छी शादी चलेगी। लेकिन शादी से भागना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, और जैसा अर्पित ने कहा कि जल्दी शादी करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज़ सोच समझ के करें, जिम्मेदारी से करें, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करें, वही बेस्ट तरीका है। बिल्कुल। और कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों का समय खत्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चंस हम लोग और ले लेते हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद में आई थिंक एक सवाल बहुत किया जाता है अर्पित, और ये सवाल का आप जवाब दीजिए। देयर आर टू वर्ड्स, वन ऑफ रिलीजन एंड वन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हुँ, हुँ। बोथ आर डिफरेंट। रिलीजन इज रिचुअलिस्टिक बट स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस। इस बारे में आप क्या कहना, ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि लोग कहते हैं साहब हम धार्मिक नहीं, हम स्पिरिचुअल हैं, है ना? तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें देखिए होता क्या है सर कि जो रिलीजियस आदमी होता है, वो बहुत सारे रिचुअल्स हुँ, को फ़ॉलो कर रहा होता है, उसके कुछ ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो कि बड़े इर्रेशनल होते हैं। मतलब कोई भी अगर थोड़ा-सा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी है, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा कि यार ये तो बहुत मतलब कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो हुँ, स्पिरिचुअल आदमी होता है, उसके पास भी बिलीफ्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिलीफ से बाहर आ गया, वो रैशनल हो गया, रैशनल नहीं हुआ वो। लेकिन उसके जो बिलीफ्स होते हैं, वो बड़े बारीक होते हैं। उनको थोड़ा-सा तोड़ना या उसको उनकी जो इर्रेशनैलिटी दिखाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि चूँकि हम एक कल्चर में पले-बड़े हैं और हमारा एक लगाव है उससे। हम कई बार उन उससे कुछ मीनिंग भी डिराइव करते हैं। तो अब अगर जैसे कोई आदमी है जो कि पढ़ लिख गया, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट उसके अंदर आ गया, तो उसको वो चीज़ें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है तो फिर वो समाधान ढूँढता है। वो जो डिसोनेंस उसके अंदर पैदा हो रहा है, उसके लिए वो समाधान ढूँढता है कि वो किस तरह से उस कल्चर से भी जुड़ा रहे, उन बिलीफ से पूरी तरह से अलग ना हो, उस जो जिस फ़ोल्ड के अंदर, जिस रिलीजियस फ़ोल्ड के अंदर है, उस फ़ोल्ड से भी बाहर ना जाए और किसी तरह से उन चीज़ों को भी जस्टिफ़ाई कर पाए। तो ऐसे में कुछ गुरु ऐसे निकल कर आते हैं, जो कि उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं रिलीजियस बिलीफ्स का एक ऐसा रैशनल इंटरप्रिटेशन आपके सामने पेश करते हैं, जो कि आपको अट्रैक्ट करता है और आपको लगता है कि हाँ यार, ये समाधान ठीक है। इससे मैं मतलब इन चीज़ों से भी जुड़ा रह सकता हूँ और मैं खुद को रैशनल भी फ़ील कर सकता हूँ। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, जो कि एक्सपीरियंस आपके नॉर्मली डेली लाइफ में आप नहीं करते। मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या दावा करती है कि एक
ऐसा अनुभव जो कि ये मन, बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, अहंकार इन सब से परे की बात करती है वो। तो अब ये जो इस तरह का जो अनुभव है, ये मुझे लगता है कि एक एक तो पर्सनल बिलीफ है, मतलब एक पर्सनल अनुभव है आपका, और जो पर्सनल जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, उसको किसी भी तरह से जाँचने का कोई तरीका नहीं होता है। और जाँचने का अगर तरीका नहीं है, तो फिर वो फिर एक बिलीफ ही बन जाता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भई मैं जो है ऐसे करके मैं मेडिटेशन किया या जो भी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया को किया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा दिव्य अनुभव हुआ, ऐसी तरंगें उठी और ये सब हुआ। और इसी वजह से जो ये जो चीज़ है जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, ये चीज़ सच है। अब भई आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको जाँचने का कोई वो तरीका नहीं है। डिल्यूशन भी हो सकता है, डिल्यूशन डिल्यूज़न भी भी हो हो सकता है, सकता है बिल्कुल वो। सही बात है। आप कैसे पता करोगे कि जो आपने अनुभव करा, वो आपका भाई कोई सपने डिल्यूज़न में नहीं जो था? चीजें हम देखते हैं हमें बड़ी रियल लगती हैं, लेकिन वो सपना तो सही नहीं होता है। उसी सही तरह बात का है। डिल्यूशन हो सकता है वो। एक और क्वेश्चन किया कि आर एथीस्ट रैशनल, एक क्वेश्चन है। देखिए इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरा ये मानना है कि एथीज्म या एथीस्ट होना इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग रैशनल। इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। देखिए अगर आप रैशनल हैं तो मैं नहीं समझता कि आप रिलीजन पे विश्वास कर सकते हैं, गॉड पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गॉड पे कहते हैं मैं गॉड पे विश्वास नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि रैशनल हो गए आप। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि कहते हैं गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, बट दे कैन बी इक्वली इरेशनल अबाउट दैट। तो ये भी चीज है कि आपको रैशनैलिटी जो है वो एक अम्ब्रेला है, जिसके अंदर जो है अगर आप एथीज्म अगर आप नहीं, अगर आप ये मानते हैं कि भगवान है और आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं और उसको सही मानते हैं, फॉलो करना मतलब ऊपर से फॉलो करना एक बात है, लेकिन अगर आप उसको सही मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप रैशनल हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एथीस्ट हैं, क्योंकि एथीस्ट अपने में एक धर्म जैसा हो सकता है कि आपने कह दिया भाई भगवान नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, लेकिन आप रैशनैलिटी उससे कहीं बड़ा है। उसके अंदर आपको लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए, रीजन के बारे में पता होना चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल चीजें क्या होती हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप रैशनल नहीं बन सकते हैं। तो रैशनैलिटी इज लाइक अ साइंस। जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वो आपका अपने मन से पैदा नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है। लेकिन एथीज्म जो है वो ऑटोमेटिकली अगर आप रैशनल होंगे तो आप एथीस्ट हो ही जाएंगे। लेकिन सिर्फ एथीस्ट हैं इसलिए रैशनल हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चूँकि उन्होंने धर्म को छोड़ा है और एथीस्ट हो गए, भगवान में विश्वास नहीं कर रहे। उसके पीछे वजह उनकी कोई समझ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उस कन्क्लूज़न पर किसी समझ के ज़रिए पहुँचे हैं कि हाँ, ये तो मतलब एकदम मेरे को लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है। उसके पीछे वजह ये है कि उनके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं उस रिलीजन को लेके या उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने वो एक तरह से भगवान से गुस्सा है या भगवान कहते हैं, "यार, भगवान ने इतना बुरा क्यों किया मेरे साथ?" मतलब जैसे कि वो जंजीर मूवी है, पता नहीं कौन-सी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें कि वो भगवान की चौखट पे नहीं हाँ जाता हाँ है। हाँ, वो भगवान के सामने मंदिर में नहीं जाता, मंदिर में नहीं जाता, सही कह रहे हैं आप। इस तरह का अगर एथीज़्म है, अगर आप इस तरह के एथीस्ट हैं, तो फिर एथीस्ट नहीं आप, मतलब वो समझ से नहीं निकला हुआ है नहीं, नहीं, आपका। आप देखो अर्पित, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो हुँ, भी हुँ। तो एथीस्ट ही होते हैं ना। हुँ, कम्युनिज्म, स्टालिन को अगर आप लीजिए तो वो भी तो एथीस्ट थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कितनी ब्रुटलिटी की। कहने का मतलब है कि आप भगवान को छोड़ दें और आइडियोलॉजी को भगवान बना लें। सही बात। या अगर आप हिटलर को ले लें तो उन्होंने रेस को भगवान बना दिया कि उन्होंने कहा साहब आर्यन रेस के हैं तो साहब हम लोग बहुत सुपीरियर हैं, वी हैव द राइट टू रूल। या अगर आप इंपेरियलिज्म की बात करें ब्रिटिश की, तो उन्होंने अपना जो कंट्री है, नेशनलिज्म है, उसको उन्होंने पूरा रिलीजन बना दिया। तो सिर्फ आप भगवान को अगर आप छोड़ दें कि साहब आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं और किसी आइडियोलॉजी को भगवान बना लें, तो वो भी उतना ही डेंजरस है। बात सही यह है कि चीजों को रैशनली सोचने की जरूरत है। आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि भाई कम्युनिज्म अपनी जगह पे सही है, लेकिन साथ साथ में मार्केट इकोनॉमी के भी कुछ फायदे होते हैं, उसकी भी कुछ जरूरत होती है। तो जब तक आप रैशनल चीजों को नहीं सोचेंगे तब तक तो आप चाहे एथीस्ट हो चाहे कुछ भी हो, आप इरेशनल है। बिल्कुल। चलिए तो सवाल लास्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। बुद्धिज्म टॉक अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ सफरिंग एंड अटैचमेंट। ये क्वेश्चन है, अथीस्ट एंड थीस्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये क्या आपको लगता है, अथीस्ट एंड थीस्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? क्या लगता है आपको? अगर तो वो एथीस्ट इसी वजह से हुआ है कि अ, जिसकी वजह से उसको पर्सनल दुर्घटना हो गई उसके जीवन में, या फिर कोई ऐसी आइडियोलॉजी में वो बिलीव करता है जिसमें कि गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसी भी आइडियोलॉजी है जहाँ पर गॉड नहीं है। तो इस वजह से अगर वो एथीस्ट है, तो फिर वो भी थीस्ट जैसा ही है, क्योंकि वो भी आस्था ही रख रहा है उस चीज़ पर।
लेकिन अगर वो हुँ, उस हुँ। समझ पर किसी कंक्लूज़न मतलब एक पूरी एक यात्रा है समझ की और उसके थ्रू वहाँ पर उस कंक्लूज़न पर पहुँचा है कि भई मेरे पास भगवान में विश्वास करने की कोई वजह नहीं है या फिर जो रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं या जो मान्यताएँ हैं, उनमें कोई सत्य नहीं दिख रहा है, उनमें उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अगर इस कंक्लूज़न के थ्रू वहाँ पर पहुँचा है, तो फिर वो सेम कॉइन आप नहीं कह सकते उसको। कुछ लोग इसको इस तरह से बिल्कुल। आर्गुमेंट को भी कहते हैं, मैंने ओशो वगैरह या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो भी इस तरह से कहते हैं कि भई, जो भगवान में मान रहा है और वो भी एक आस्था रख रहा है और जो भगवान में नहीं मान रहा है, वो भी एक आस्था रख रहा है। दोनों में डिफरेंस है। जो जिनको हम एथीस्ट कहते हैं, एक तो एथीस्ट जो है, ये नाम जो है लोगों का दिया हुआ है। जब आप कहने लगते हो कि हुँ। भई आप जो ये नॉनसेंस रख रहे हो मेरे सामने, मैं इसको बाय नहीं करता। तो वो आपको एक गाली आपको देते हैं कि तुम एथीस्ट हो। तो ये वो वाली बात है। अब वो बाय क्यों नहीं कर रहा? बाय इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें उसको बाय करने की कोई वजह नहीं है उसके पास में। आप गॉड की जो आर्गुमेंट्स उसके सामने रख रहे हो, तो कह रहा है यार इसमें तो कोई लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा, इसमें तो कोई मेरे को एविडेंस नहीं दिख रहा। अब लॉजिक एविडेंस नहीं है तो वो कैसे एक्सेप्ट करे उस चीज़ को? तो जो एथीस्ट हैं उनकी पोज़ीशन ये है, वो वास्तव में कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई वजह नहीं है इन सब चीज़ों में विश्वास करने की। अगर वजह आप दे सकते हो तो ठीक है, हम ओपन हैं उसको विश्वास करने के लिए। तो एक्चुअल पोज़ीशन ये है, तो वो बिलीफ बिलीफ नहीं है कि वो उसने उसका जो एक का बिलीफ है और एक का डिसबिलीफ है। ये इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है। देखिए मेन चीज़ क्या है कि रीज़न टू बिलीव की बात होती है। अगर आप किसी चीज़ पे जिस पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे आपका एक रीज़न है, तो फिर आप रैशनल हैं। और अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, तो आप बेसिकली बिलीवर हैं। जहाँ तक एथीस्ट की बात है, एथीस्ट को आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल पर्सन। लेकिन अगर एथीस्ट भी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप भगवान की जगह आइडियोलॉजी को भगवान मानते हैं और आइडियोलॉजी पे फॉलो करते हैं और उसको पे कोई क्वेश्चन कर दे तो आप बहुत नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली उसमें और बिलीवर में कोई फर्क। बिलीवर का मतलब कोई भी आदमी किसी भी चीज पे विश्वास करे, चाहे भगवान हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे नेशनलिज्म हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या कोई गुरु हो, जिसके पीछे रीजन ना हो, सिर्फ उसका इमोशन हो, तो वो बेसिकली मेरे ख्याल से बिलीवर है। और जो एथीस्ट है, अगर उसका एथीज्म जो है वो रीजन पे बेस्ड है तो वो सही है। और उसका एथीज्म, जैसा कि अर्पित ने बताया, कि सिर्फ इस बात पे है कि भगवान ने उसके साथ फेयर नहीं है या भगवान से नाराजगी है, तो वो भी उतना ही रैशनल है जितना कि एक बिलीवर होता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहा आज का कन्वर्सेशन। और अभी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि शायद हम लोग अभी घंटे 2 घंटे बैठे तब भी जो है क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। और हम लोग फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अर्पित, आप हमारे आ, इस पे आए, चैनल पे आए और आपने अपने विचार शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूवर्स हैं और वो सब लोगों को ज़रूर आज से फ़ायदा हुआ होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हम लोग दोस्तों इस सिलसिले को जारी रखेंगे, आगे भी हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में। और थैंक यू वेरी मच। अब अर्पित, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके पहले कि हम क्लोज करें? हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा और आगे भी कोशिश करेंगे इस तरह के लाइव सेशन रखे जाएँ और आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी जब भी लाइव सेशन हो तो उसको थोड़ा-सा ध्यान से उसमें जुड़ें और अपने क्वेश्चन्स उसमें रखें। और मेरे ख़्याल से आप सुपर चैट वगैरह का ऑप्शन भी शायद सर होगा आपके इस पे ओपन हो गया अभी नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं किया अगर मैंने। सुपर चैट का अगर आप ऑप्शन इसको ओपन कर देंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि हाइलाइट हो जाता है। जो आपका कमेंट है ना, जो सवाल वगैरह आप पूछ रहे हो, तो वो अच्छा, हाइलाइट हो अच्छा, जाता है, तो अच्छा। हाँ, उससे हमें आसानी हो जाती है कि उन सवालों को देखने में। भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, जो कि रह गए हैं। तो अगर आप हाँ, हाँ, चाहते हैं कि हाँ। वो प्रायोरिटीली उनका जवाब दिया जाए, तो आप सुपर चैट के थ्रू उनको पूछ सकते हैं। तो उसमें जो है आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी और वो जो सवाल है वो हाइलाइट हो जाता है। तो जल्दी उस पर नज़र जाती है। तो बाकी लोगों के भी जो सवाल हैं उनको भी लिया जाएगा और आगे भी रखते हैं सेशन को। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। ओके।